आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम और धन्यवाद त्यागी जी का कि उन्होंने मुझे आपसे संवाद का अवसर दिया। मैं कुछ समय तक राजीव भाई के साथ कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। राजीव भाई ने अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद काफी समय तक डीआरडीओ में कार्य किया और कुछ देश के परिवेश को समझने का प्रयास किया और उसके लिए फिर उन्होंने डीआरडीओ का कार्यक्रम छोड़ दिया, क्योंकि कुछ बातें देश की सत्ता के विरोध में, देश की सत्ता के नीचे कार्य करते हुए नहीं कही जा सकती, इसलिए उन्होंने वो कार्यक्रम छोड़ दिया। और लगभग 92-93 से लेकर के 2007 तक, जब तक वो इस धरती पर रहे, वो इसी रूप में कार्य करते रहे कि मेरे देश का क्या हो और मेरे देश की ऐसी स्थिति क्यों है और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। इतना त्याग उन्होंने दिया, अपना पूरा जीवन इसी में दे दिया, विवाह के बंधन में भी नहीं बंधे। परिवार वालों ने कहा भी तो उसने कहा मैंने अपना विवाह देश से कर लिया है, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि लगभग 10 वर्ष मुझे उनके सानिध्य में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैंने भी इंजीनियरिंग करी आईआईटी से, कुछ हमारी भी सोच अलग थी, पर उनसे मिलने के बाद कुछ हमारा नजरिया बदला और कुछ चीजों को हमने जाना। मैं कुछ बातें उसी से संबंधित आपसे करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। थोड़ी एक स्थिति को जानने के लिए मेरे मित्र की तरह छोटी सी कहानी समझ लीजिए। मेरा एक मित्र है सोहन लाल, वो आपके इसी नोएडा में रहता है। आगे आ जाएंगे थोड़ा सा। छोटा सा उसका घर परिवार है, सुख समृद्धि में रहता था, परिवार अच्छा चलता था, थोड़ी खेती भी थी, थोड़ी मशीनें लगी हुई थी। तो सोहन लाल ने अपने एक मैनेजर नियुक्त किया, श्यामलाल, और श्यामलाल से बोला अब देखो तुम मेरा कामकाज देखते रहना, ये कामकाज ठीक चल रहा है। अचानक एक दिन श्यामलाल को किसी ने कहा कि तुम नोएडा में सामान बनाते हो, यहां बेचते हो, तो शायद तुम्हारी तरक्की एक सीमा के अंदर होगी, तुम एक काम करो दिल्ली सामान बेच आओ। श्यामलाल को लगा शायद मैं दिल्ली जाऊं, उसने अधिक सोच विचार नहीं किया और वो दिल्ली चला गया। दिल्ली जाकर उसने अपना सामान बेचा, तो जो सामान उसकी लागत 3000 रुपए आती थी वो वहां 2800 में बिका। वो 200 रुपए का नुकसान करके एक चक्कर लगा के आ गया। उसने जिस मित्र ने उसको राय दी थी कि तू सामान दिल्ली बेचा, उसने कहा यार मेरा तो नुकसान हो गया। उसने कहा नहीं, तुम दूर की बात सोचो, भविष्य में अवश्य फायदा होगा, तुम जाओ, दिल्ली की मार्केट बहुत बड़ी है, मेहनत करो, अवश्य फायदा होगा। वो इस चक्कर में लगा रहा। कुछ समय में उसका नुकसान बढ़ता गया। जब नुकसान बढ़ता चला गया तो अब मालिक को जवाब देना था मेरा नुकसान क्यों हो रहा है। अचानक उसके पास किसी ने, उसी मित्र ने राय दी चलो एक काम करो, बैंक से कर्जा ले लो और मालिक को कह देना कि कर्जा चुका देंगे। उसने बैंक से कर्जा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कर्जा बढ़ता चला गया। कर्जे का ब्याज देने का भी जब पैसा नहीं रहा तो बैंक वालों ने उसको बोला तुम एक काम करो, अपनी जमीन बेच दो। अब उस व्यक्ति ने अपनी जमीन बेच दी। जिनको जमीन बेची थी वो उसकी जमीन पर आके खेती करने लगे और वो उनका अनाज खाने लगा। इस तरह से पूरे कर्जे में डूब गया। दरअसल ये सोहनलाल कोई नहीं है, हमारा आज का भारत देश है। जिसको मैंने दिल्ली के शब्द से संबोधित किया वो दिल्ली नहीं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, विदेश से हमारा व्यापार है। और जिसको आपने श्यामलाल कहा वो हमारे देश की सत्ता पर विद्यमान लोग हैं। इतना ही फर्क है। न जाने हमने क्या सोचा, क्या किया कि धीरे धीरे हम आज उस कर्जे में डूबते गए।
आपको शायद जानकारी हो या न हो, हमारा इस साल का सालाना बजट, हर व्यक्ति अपना बजट बनाता है अपने घर का, माताएं बहनें भी बनाती हैं, घर में इतना पैसा आता है उससे ये करना, सब चीज बजट बनाती हैं। लेकिन अगर आपको पता लगे कि आपकी आय तो है 1400 रुपए और खर्चा है 1800 रुपए, तो आप मुझे बताइए कितने दिन तक आप जीवन यापन कर पाएंगे। हमारी स्थिति यही है। हमारे इस साल के 18 करोड़ के बजट में 18 लाख करोड़, क्षमा चाहूंगा मैं, 18 लाख करोड़ में 4,23,000 करोड़ हमारा नया विदेशी कर्जा है। और इसी 18 लाख करोड़ में 3,24,000 करोड़ रुपया हमने पिछले कर्जे का सिर्फ ब्याज दिया है, मूलधन की बात नहीं है। और मैं जो आपको ये आंकड़े बता रहा हूं, ये भारतीय बजट के सरकार द्वारा दिए हुए आंकड़े हैं। आप कल्पना करें कि 4,34,000 करोड़ रुपया हमारा देश यदि एक वर्ष में कर्जा अभी ले रहा है, और यदि प्रति व्यक्ति उसको बदल दिया जाए भारत की आबादी से, तो प्रति व्यक्ति 3,573 रुपया आता है। एक साल में हमारे देश का बच्चा जो अभी जन्म लेता है, वो एक साल में 3,574 रुपए का कर्जदार पैदा होता है। हर नया बच्चा यहां पर इतना कर्जदार पैदा होता है, एक साल का कर्जा। और यदि आप इस समय इस पूरे साल का कर्जा, अभी तक का कर्जा देखना चाहें, तो अभी तक का हमारा कर्जा 18 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। अगर आप इस गिनती को लिखना चाहेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि 18 के आगे 14 बार शून्य लगाना पड़ता है, कैलकुलेटर ये गिनती लिख नहीं सकता। 18 लाख करोड़ रुपया आपके ऊपर अभी विदेशी कर्जा है। इसमें मैंने देशी कर्जा भी जोड़ा नहीं है, क्योंकि देशी कर्जे को हम लोग अपने व्यवस्था के लिए मानते हैं। जो पैसा आपने बैंक में रखा, बैंक आपको ब्याज देता है। जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं, उस पैसे को सरकार अपने कामों में लगाती है। तो देशी कर्जा ये माना जाता है पूरे विश्व में कि देशी कर्जा तो हमें आवश्यक है उन लोगों की सेविंग से, जिससे हम देश का विकास कर सकें। लेकिन मात्र विदेशी कर्जा हमारे पास 18 लाख करोड़ रुपए का आज की तारीख में विद्यमान है। और इसी कर्जे के चलते हमारी सब नीतियां वही बैंक निर्धारित करता है, हम उस नीति को निर्धारित नहीं कर पाते। इतना बड़ा कर्जा हमारे ऊपर एक दिन में नहीं आया, ये धीरे धीरे करके आता गया। जब से हमने इस विचार को ढोया कि शायद जो विदेश में होता है, जो उनके कार्यक्रम हैं, जो उनके विचार हैं, वो हम अगर लेंगे तो हम शायद और बड़े बन जाएंगे, हमारी इस विचारधारा ने हमको तोड़ दिया। अभी त्यागी जी बता रहे थे आपको आसन करते हुए, जब पिंडलियां दबाई जाती हैं, उसके पीछे उन्होंने क्या कहा कि हमारे गांव में जो पुरानी बहुएं आती थी, वो रात को मां के पैर दबाती थी। दरअसल हमारी हर क्रिया वैज्ञानिक थी। आप अगर ध्यान से देखेंगे, हमारे परिवार के जितने संस्कार हैं, हमारे घर के जितने भी रीति रिवाज हैं, हर एक के पीछे एक विज्ञान छुपा हुआ है। धीरे धीरे हमें यह पढ़ाया गया कि आपका विज्ञान तो किसी काम का नहीं है, आपका ज्ञान किसी काम का नहीं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो ठीक है। और करते करते धीरे धीरे उन्होंने भारतवर्ष की ऐसी सोच बदल दी, और इस सोच को बदलने के लिए उनको भारत की शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान मिला। दरअसल जब टॉमस रो भारत में आया था, जहांगीर के पास उसने व्यापार की इजाजत मांगी थी, तो कूपर विला नाम की सूरत में बिल्डिंग आज भी विद्यमान है, जहां पर वो पहले रहा। उसने अपना व्यापार शुरू किया। वो 1650-48 के आसपास का समय था। आप कल्पना करें कि 1800 और लगभग 30-35 के आसपास तक, लगभग 250 वर्षों के बावजूद भी भारत का कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं आया। अब उन्होंने सोचा इनका क्या किया जाए। इन पर सत्ता का दबाव डाल दिया हमने, हर प्रकार से कर लगा दिया, सब दबाव डाल